आज मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस किस तरह से एक महिला फाइल कर सकती है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके आई हूँ। तो यूजुअली क्या होता है कि जब महिला पर कोई वायलेंस होता है, चाहे वो उनके हस्बैंड की ओर से हुआ हो, सास ससुर की ओर से हुआ हो, ननंद की ओर से हुआ हो, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, किसी की भी ओर से हुआ हो, तो जो वुमेन है वो सबसे पहला एक तो वो एफआईआर फाइल कर सकती है, यानी कि पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत दर्ज कर सकती है। और जिसके तहत वो उसके पास एक एविडेंस बनता है कि उस पर जो है वो वायलेंस हुआ है। दूसरा, अगर उस पर इस तरह की मारपीट हुई है, उसको खून निकला है या उसको किसी भी तरह की चोटें आई है, तो वो जाकर सबसे पहला अपना किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में वो अपना मेडिकल चेकअप करा सकती है, जिसके अंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसको रिपोर्ट देगा कि उसको यहाँ या ये इतने बजे हमारे हॉस्पिटल में आए थे, उनको हमने चेक किया, एग्जामिन किया, तो यहाँ यहाँ उनको चोटें लगी हुई थी, हमने उनको प्राइमा फेसी प्राइमरी उनको मेडिकेशन दी है या हमने मेडिकल असिस्टेंस दिया है। तो ऐसा एक वो लोग एक रिपोर्ट भी देते हैं। तो ये कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जा सकती है, और पुलिस वाले भी अगर चोटें बहुत बड़ी होती है तो पुलिस खुद उनको जो है वो मेडिकल असिस्टेंस के लिए भेजती है और मेडिकल रिपोर्ट मिलता है। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप सीधे प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो वायलेंस होता है वो दिखता नहीं है, यानी कि पति जो है वो मारता नहीं है, पर पति खाने को पैसा नहीं देता है, घर चलाने को पैसा नहीं देता है, बच्चों को पालने के पैसे नहीं देता है, या वाइफ को कमरे में बंद रखता है, उसको कहीं पर बातचीत करने का छूट नहीं होती है, कहीं पर जाने आने की छूट नहीं होती। तो इस तरह से फाइनेंशियल टॉर्चर करता है, मानसिक उसको प्रताड़ना करता है, यानी कि मेंटल टॉर्चर करता है, या उसको इकोनॉमिकल टॉर्चर करता है, उसको पैसे नहीं देता है, उसको घर चलाने के लिए जो आर्थिक सहाय चाहिए वो नहीं देता है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉर्चर होते हैं, और उसके अंदर फिजिकल टॉर्चर भी आ जाता है कि आप सीधे प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकते हो। प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो बकायदा आपका 7 8 या 10 पेज का एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म में आपको हर डिटेल वो आपको क्वेश्चन करेंगे, आपको उनका जवाब देना है। प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है अपने हाथ से वो जवाब जो है वो लिखेंगे, और फिर ये जो रिपोर्ट है ये कोर्ट में आता है, और फिर कोर्ट के अंदर से आपका वो जो रिपोर्ट है वो एक एप्लीकेशन बनता है, और आपको एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलता है, यानी कि ऐसा एक एडवोकेट मिलता है जो गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है, जो आपके बिहाफ में ये केस फाइल करता है, और फिर आप इस तरह से भी कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास भी गए और फिर आप लॉयर के पास जाके आप अपना केस कहते हैं, तो लॉयर भी जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत आपकी बिहाफ में वो एप्लीकेशन फाइल करता है, जिसके अंदर ये एफआईआर, प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है, आपके मेडिकल रिपोर्ट जो है, आपके अगर फोटोग्राफ्स होते हैं वायलेंस के, आपको मारा है, खून निकला है, चोटें आई है, वो सारे फोटोग्राफ जो है, आपकी शादी के जो प्रूफ है, कि आप इनकी पत्नी हो, आपके पास में वेडिंग कार्ड होता है, आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप केस फाइल कर सकते हो। अब बात आती है केस चलता कैसे है। तो सबसे पहला जो है वो केस जब भी आता है तभी सामने वाले को नोटिस भेजी जाती है, और अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास हम गए तो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो फॉर्म लेके, आपका जवाब लेके जो है हस्बैंड और उनकी फैमिली को बुलाते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर अपने पास, और वहां पर उनका रिप्लाई लिखते हैं, और वो रिप्लाई भी जो कोर्ट में फाइल करते हैं। फिर जब भी फर्स्ट हियरिंग आती है तभी उनको कोर्ट की नोटिस गई होती है, तो उस नोटिस के बेस पर वो लोग कोर्ट में हाजिर होते हैं। और पहले दिन तो यूजुअली ऐसा होता है कि रिस्पोंडेंट जो है वो अपने लॉयर के साथ प्रेजेंट होते हैं, और लॉयर जो है वो एडजर्नमेंट लेते हैं कि हमें अभी नोटिस मिला है, हमें जवाब देने के लिए टाइम दिया जाए। इसके बाद ये होता है कि वाइफ ने अगर अपनी मेन एप्लीकेशन में इंटरिम रिलीफ मांगी है, यानी कि बीच का जो उनको भत्ता चाहिए वो मांगा है, तो इंटरिम रिलीफ पहले चलाई जाएगी, और उस इंटरिम रिलीफ का जवाब जो है वो सामने वाले को देना है। इंटरिम रिलीफ का जवाब आने पर एप्लीकेंट को जो है वो अपनी एसेट एंड लायबिलिटी की एक एफिडेविट, इनकम एफिडेविट है, वो कोर्ट को देनी होती है। उसके बाद रिस्पोंडेंट भी उसी तरह की एफिडेविट, यानी कि उसके अंदर ये बताया जाता है कि हमारे पास कितने पैसे है, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या इनकम है, क्या लायबिलिटीज है, क्या हमारी आउटगोइंग है, क्या हम पर ईएमआईज है, क्या हम पे लोन है, वो सारी चीजें उसके अंदर होती है। फिर वो दोनों जब भी इनकम एफिडेविट दे देते हैं, उसके बाद जो है वो इंटरिम रिलीफ के लिए आर्ग्यूमेंट की जाती है। वो आर्ग्यूमेंट लिखित में भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। जब वो आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है तो एप्लीकेंट आर्ग्यूमेंट करता है और रिस्पोंडेंट का वकील भी आर्ग्यूमेंट करता है,
उसके बाद उसको इंट्रीम मेंटेनेंस के ऑर्डर के लिए जजमेंट के लिए रख दिया जाता है। अभी भी मेन पिटिशन जो है वो चलने पे नहीं आई है। मेन पिटिशन जो हमारी है ये वो है कि हम पे भाई टॉर्चर किया गया है और हम एक पढ़ी लिखी विमेन है, हमको इस तरह से हमारी बेइज्जती की गई है, मारा गया है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उसके लिए हमको कॉम्पनसेशन दिलाया जाए। तो हस्बैंड को जेल में तो नहीं डाला जाता है, ससुराल वाले को जेल में तो नहीं डाला जाता है, पर उनसे कॉम्पनसेशन यानी कि मुआवजा लिया जाता है। उसकी जो एप्लीकेशन है वो इंट्रीम मेंटेनेंस के जजमेंट आने के बाद होती है। तो फॉर एग्जांपल इंट्रीम मेंटेनेंस वाइफ ने मांगा था 10,000 रुपया और कोर्ट ने 5,000 रुपया पास किया है, तो जो एप्लीकेशन जिस दिन से की थी उस दिन से लेकर ये जजमेंट समझो 8 महीने के बाद आया, तो वो 8 महीने का एरियर्स जो है वो हस्बैंड को कोर्ट में जमा करना होता है, कोर्ट से ही वाइफ जो है उसे कलेक्ट कर सकती है। अब जो है मेन पिटिशन जो है वो बोर्ड पे आती है कि भाई हमने यही एलिगेशन लगाया है कि हमारे साथ जो ये टॉर्चर हुआ है, वायलेंस हुआ है। तो हस्बैंड जो है उसकी मेन पिटिशन का जवाब रखता है, फिर वाइफ पे आती है, वाइफ जो है वो एविडेंसेस रखती है, उसके बाद हस्बैंड जो है वो उसके काउंटर एविडेंसेस रखते हैं, फिर वाइफ जो है वो अपने विटनेसेस बुलाती है, खुद विटनेस बॉक्स में आती है, और उसी तरह से हस्बैंड की ओर से भी विटनेस आते हैं और हस्बैंड और ससुराल वाले भी खुद विटनेस बॉक्स में आते हैं, और दोनों एडवोकेट है जो दोनों पक्षों के जो विटनेसेस है उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। और आखिर में सब कुछ हो जाने के बाद, एविडेंसेस हो गए, विटनेसेस हो गए, उसके बाद फिर से एक आर्ग्यूमेंट होती है पूरे केस के रिलेटेड, और ये आर्ग्यूमेंट भी लिखित भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। मैं अपने केस में हमेशा लिखित प्रिफर करती हूँ, ताकि जज साहब जो है वो जब भी ऑर्डर लिखने बैठे तो हमारी जो आर्ग्यूमेंट है वो उनके सामने हो, अगर कुछ चीजें मेंशन हुई है ना हुई है पर लिखी हुई है जो उनके पास हैंडी रहे। तो मैं लिखित भी करती हूँ और मैं ओरल भी एक सबमिशन देती हूँ जब मैं फाइनल सबमिशन करती हूँ। तो ओरल सबमिशन हो जाता है, दोनों पक्षों की ओर से दोनों वकील करते हैं, उसके बाद ये जजमेंट के ऊपर आता है। और इस जजमेंट के आने के दौरान उनको जो इंट्रीम रिलीफ दी गई है, अगर वो हस्बैंड जो है वो नहीं पे करता है तो सेक्शन 31 के तहत जो पनिशमेंट की प्रावधान है उसके तहत उसको पनिशमेंट भी दिलवाई जा सकती है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर न मानने का मतलब है कोर्ट का कोर्ट की बेइज्जती करना, कोर्ट के ऑर्डर की बेइज्जती करना। तो कोर्ट ने अगर आपको हुक्म दिया है कि आपको ये इंट्रीम मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और इंट्रीम रिलीफ में कुछ भी हो सकता है कि आप अपनी वाइफ को घर से बाहर नहीं निकाल सकते हो। कई किस्सों में तो ऐसा भी होता है कि हस्बैंड इतना एडमेंट होता है, इतना क्रूअल होता है कि रोज शाम को ड्रिंक लेके वाइफ को मारता है, तो वाइफ जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर मांगती है, और उस मामलों में तो कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया कि हस्बैंड को जो है बोला है कि तुझे ये घर में आना ही नहीं। या फिर वाइफ कहीं पर काम पर जाती है तो वहां पर जाके वो धमाल करते हैं, वहां पे जाके सीन क्रिएट करते हैं, तो कोर्ट खास बोलती है, ऑर्डर देती है कि आप इनके ऑफिस के एरिया के समझो 5 किलोमीटर के एरिया में भी आप नहीं दिखेंगे, घर के भी 1 किलोमीटर के एरिया में आप नहीं दिखेंगे। तो सारी जो चीजें इंट्रीम में होती है वो उसकी महिला के प्रोटेक्शन के लिए होती है, जिसमें आर्थिक प्रोटेक्शन तो दिया जाता है, मॉनिटरी प्रोटेक्शन, पर रेसिडेंस का प्रोटेक्शन भी दिया जाता है, और प्लस प्रोटेक्शन भी दिया जाता है कि उसको समझो कि शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रही है, और सास आके बोलेगी घर तो मेरा है, अगर वो धड़ी बाड़ी का यानी हस्बैंड वाइफ का कोई भी झगड़ा है वो चले जाओ, अपना झगड़ा अपने से निपटा है, तो सास जो है बहू को निकाल नहीं सकती, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि शेयर्ड हाउस होल्ड है, तुम बहू को शादी करके इसी घर में लाए हो, अगर ये आप पे नाम पे घर है उसका मतलब ये नहीं कि इसका ससुराल नहीं है, तो वो वहीं रहेगी जब तक इस केस का आखिरी जजमेंट नहीं आ जाता है। तो बहू वहां रह सकती है, अपने बच्चों के साथ रह सकती है, सेफ्टी से रह सकती है। उसको हस्बैंड अगर आके फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हस्बैंड को घर से दूर रखा जा सकता है, काम की जगह से दूर रखा जा सकता है, और हस्बैंड ऐसे कोई भी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता है तो फिर उसके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, और इस प्रोविजन के तहत उस पर 1 साल की उसको जेल हो सकती है और 20,000 का जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। तो कोर्ट के ऑर्डर का डिसरिस्पेक्ट करना भी एक तरह का कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट करना हो जाता है। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का मैंने पूरा केस यहाँ पर बताया। हाँ, अभी मैं आपको ये भी बोलूँ कि कई बार होता है कि महिलाएं जो डोमेस्टिक वायलेंस केस डाल देती है पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं होता है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत ही क्लियरली कहा है कि जिस तरह से दहेज के केस में होता था कि लड़कियां जो है ये 498A की जो है धारा उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी,
पर कोर्ट ने कहा कि इसको हथियार की तरह इस्तेमाल ना करें, इसको प्रोटेक्शन, इसको एक ढाल की तरह इस्तेमाल करें कि आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो कई बार जो है लड़कियां अगर दहेज मांगा भी नहीं गया होता था तो केस कर देती थी, आप पे जो ये केस किया है वो गलत है, आप पे जो एफआईआर की है, कंप्लेन की है वो गलत है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाकर इसको क्वॉश करने की एप्लीकेशन कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में भी कहा है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के तहत जो कंप्लेन आती है उसमें भी कहा है कि अगर फीमेल जो है, महिला जो है, वो झूठी शिकायत दर्ज करती है और हस्बैंड के पास या उसकी फैमिली के पास ठोस सबूत है इस मामले में कि ये कंप्लेन झूठी है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस कंप्लेन को खारिज कराने की, क्वॉश कराने की, रद्द कराने की एप्लीकेशन कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये सारी प्रोसेस को रद्द कर देगी, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी चलाने से उसको रद्द कर दिया जाता है। तो बहुत सारे नुआंसेस जो है वो हमें पता नहीं होते हैं, तो शायद हम ये बात करते हैं कि फीमेल फेवरिज्म है या मेल को ज्यादा डोमिनेट किया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास लॉ की अवेयरनेस नहीं है, हमें लीगल नॉलेज नहीं है, ये हमारा लैक ऑफ नॉलेज है। तो हम ऐसे नॉलेज को ले, चाहे जरूरी हो ना हमारी जिंदगी में केस हो, जरूरी नहीं है, पर नॉलेज तो हर मामले में अच्छा होता है, अवेयरनेस तो हर मामले में अच्छी होती है। तो आप अवेयर रहे और कानूनी जो चीज़ें हैं उसको मैं बहुत आसान शब्दों में, मेरी जो समझ है उसके बेस पे मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो काम आए और आपको मदद रूप हो, आपकी अगर कोई केस है तो। और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ आप एक एफर्ट लेके उनको शेयर करें। शायद हम किसी की ज़िंदगी में उम्मीद की एक किरण ला सकते हैं, शायद किसी की ज़िंदगी में हम एक सपोर्ट की फीलिंग ला सकते हैं, शायद हम उसकी ज़िंदगी में एक सहारे की अनुभूति ला सकते हैं। तो आप भी मेरे वीडियो को उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएं जिन्हें आप जानते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि सपोर्ट मिले। और अंत में मैं यही कहूंगी कि आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।